मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। नाबालिग की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है? आज मैं आपके लिए 7 अक्टूबर 2025 का लेटेस्ट फैसला लेकर आया हूं, जो कि नाबालिग के नाम से यदि किसी के द्वारा संपत्ति खरीदी जाती है तो उसका मालिक कौन होगा। यदि उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति से उस संपत्ति को बेच दिया जाता है तो क्या खरीदार को मालिकाना हक प्राप्त होंगे, और उस नाबालिग के द्वारा जिसके नाम से संपत्ति खरीदी गई थी, बालिग होने के बाद उस संपत्ति को भी बेच दिया जाता है। मतलब उसके पिता ने अलग बेचा और उसके द्वारा बाद में बालिग होने पर खुद भी बेच दिया गया। तो अब ऐसी स्थिति में दोनों में कौन मालिक होगा? जो पिता के द्वारा जिसको संपत्ति बेची गई है वो, या बालिग होने पर पुत्र के द्वारा जो संपत्ति बेची गई है वो? इनमें से कौन मालिक होगा? इन सब सवालों का जवाब 7 अक्टूबर 2025 के लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आपके लिए लेकर आया हूं। और आज के वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानून है, जैसे कि बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 6 और 8 पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ कि पिता का अधिकार क्या होगा, क्या पिता संपत्ति बेच सकता है, अदालत की अनुमति के पश्चात विक्रय किया गया तो क्या होगा, क्या अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य है, बालिग होने के बाद क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट और इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर सवाल ये उठता है कि नाबालिग की संपत्ति, तो हम पहले नाबालिग को समझ लेते हैं कि आखिर नाबालिग क्या होता है कानून की नजर में। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है उसको बालिग कहा जाता है। और यदि किसी की प्रॉपर्टी पे किसी के न्यायालय के द्वारा गार्जियन नियुक्त किया गया संरक्षक, तो ऐसी स्थिति में वो नाबालिग जब 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब उसे बालिग कहा जाता है। तो आपके सामने एक स्थिति तो क्लियर हो गई सर कि 18 वर्ष से नीचे नीचे जो भी बेटा बेटी संतान है, यदि उनके नाम से संपत्ति खरीदी जाएगी तो हम उसी पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत है के एस शिवप्पा विरुद्ध निलम्मा 7 अक्टूबर 2025, ये सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। हमारा वीडियो मुख्यतः इसी टॉपिक पर है। ये एक आम क्वेश्चन है सर, मेरे मन में भी ये सवाल कई बार उठा कि मैं अगर संपत्ति खरीदने जा रहा हूं और मैं मेरी बेटी के नाम से खरीद लूं या मेरे नाबालिग बेटे के नाम से खरीद लूं, तब इसकी कानूनी स्थिति क्या होगी? ये हर एक आम नागरिक के मन में उठने वाला सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी संपत्ति खरीदता है। रहने के लिए एक आशियाना, एक मकान बनाने की एक ख्वाहिश, एक इच्छा, एक स्वप्न हर व्यक्ति के मन में मौजूद रहता है। जिसके पास रहने का मकान नहीं होता है तो वो यही सोचता है कि मैं प्लाट खरीद लूं और उस पर रहने के लिए मकान बना लूं। और जब वो रजिस्ट्री कराने के लिए जाता है तब वो ये भी सोचता है कि मैं मेरे बच्चे के नाम से करा लूं, जो नाबालिग बेटा है या बेटी है। लेकिन उसके मन में ये सवाल भी कई बार उत्पन्न होता है कि इसकी क्या कानूनी स्थिति होगी। तो आज आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले पहले मैं इस निर्णय के कुछ फैक्ट आपको बता दूं। रुदप्पा नामक एक व्यक्ति ने उसकी 3 नाबालिग पुत्रों के नाम से 2 प्लाट खरीदे, प्लाट नंबर 56 और प्लाट नंबर 57, और नाबालिग के नाम से रजिस्ट्री करवाई और नाबालिग उसके मालिक बन गए। इसमें एक नाबालिग की मृत्यु हो गई, 2 नाबालिग शेष बचे। अब इसमें जो मामला आया, प्लाट क्रमांक 56 और प्लाट क्रमांक 57, जो उन नाबालिगों के पिता थे, मैंने एक शॉर्ट नोट आपके लिए तैयार करके रखी है ताकि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो तो तकरीबन 15-20 पन्नों का है, लेकिन उसमें से मैंने मुख्य पॉइंट आप लोगों को समझाने के लिए एक नोट्स तैयार की है। तो ये घंटों का काम मैं मिनटों में सर आपको वीडियो में बता देता हूँ। ये जो खरीदे गए थे उनके 3 पुत्र, उसमें एक महारुदप्पा, बसवराज और मुग्गेशप्पा, ये 3 पुत्र थे इसमें। और इस प्रकार तीनों नाबालिग उक्त भूखंडों के मालिक बन गए थे। अब मामला यह हुआ कि जो प्लाट क्रमांक 56 है वो इन नाबालिगों के पिता, जिसको हम प्राकृतिक संरक्षक भी कहते हैं, रुदप्पा जी ने उठाकर एएसआई बिदारी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए बेच दिया।
बगैर न्यायालय की अनुमति लिए। यहां सर आप ध्यान रखिएगा, न्यायालय की अनुमति लिए बगैर एएसआई बिदारी को बेच दिया। एएसआई बिदारी साहब जो चले तो उन्होंने इसको बीटी जय देवम्मा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए भेज दिया। ये किसके द्वारा विक्रय किया गया? प्लाट नंबर 56 उन नाबालिग बच्चों के नाम से जिस पिता ने संपत्ति खरीदी थी, उसी पिता के द्वारा तो बेच दिया इस तरीके से। अब बचा प्लाट नंबर 57। प्लाट नंबर 57 भी रुद्रप्पा साहब ने, जो इन नाबालिगों के पिता और नेचुरल संरक्षक भी थे, इन्होंने अनुमति लिए बगैर ही कृष्णोराव जी नामक व्यक्ति को रजिस्टर विक्रय विलेख के जरिए बेच दिया। कृष्णोजी राव जी जो चले तो उन्होंने ये उठाकर प्लाट श्रीमती नीलम्मा को विक्रय कर दिया। अब प्लाट नंबर 56 और 57 दोनों विक्रय हो चुके हैं और अंतिम क्रेता इसमें एक श्रीमती नीलम्मा है और दूसरे में प्लाट नंबर 56 में बीटी जय देवम्मा है। अब यहां तक तो आपको ये मामला समझ में आ गया। अब इसमें एक नया मामला सर निकल कर आया कि वो जो नाबालिग पुत्र थे वो बालिग हो गए। जैसे ही वो बालिग हुए तो उन्होंने उनकी मां के साथ मिलकर वो जो प्लाट क्रमांक 56 था वो के एस शिवप्पा जो 56 था वो 3/11/1989 को उन नाबालिग पुत्रों ने मां के साथ मिलकर के एस शिवप्पा के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करा दिया। प्लाट नंबर 56। इसी प्रकार से प्लाट नंबर 57 भी वो नाबालिगों के द्वारा जैसे ही बालिग हुए उनकी मां के साथ मिलकर के एस शिवप्पा के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करा दिया। अब 2 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं सर। यहाँ पे आपके लिए बड़ी समझने वाली बात है और बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, एक आम और खास हर व्यक्ति के लिए। इसमें 2 रजिस्ट्रियां हो गई। एक रजिस्ट्री तो पिता के द्वारा बेचा गया और दूसरा वही प्लाट 56 और 57 पुत्रों के द्वारा मां के साथ बेचा गया। अब अंतिम क्रेता इसमें के एस शिवप्पा थे और पिता के द्वारा जो बेचा गया था उसमें अंतिम क्रेता श्रीमती नीलम्मा और बीटी जयदेवम्मा थी। इन्होंने बीच में दूसरे व्यक्ति से खरीदा था, मतलब पिता ने बेचा जिसे उन्होंने इनको बेचा था। अब सवाल ये उठता है कि इसमें मालिक होगा कौन? जब के शिवम्मा ने खरीदा तो खरीदने के बाद इन महाशय ने उन दोनों प्लाट नंबर 56 और 57 को मिलाकर एक प्लाट बना लिया और उस पर मकान बना लिया। जब उन्होंने मकान बना लिया तो ये जो श्रीमती नीलम्मा और बीटे जयदेवप्पा थी, इन्होंने उनको कहा कि ये मालिक हम हैं और इनके पिता ने हमें संपत्ति बेची है, आप इस जगह को छोड़ें। आप के एस शिवप्पा ने कहा कि आपके पास रजिस्ट्री है तो मेरे पास भी रजिस्ट्री है, मैं भी इस जगह का मालिक हूं। अब ये विवाद चलते चलते ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, फिर अपीली न्यायालय में पहुंचा, फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुआ था वो यही था कि क्या नाबालिग के जो पिता होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो न्यायालय की अनुमति के बगैर क्या संपत्ति को विक्रय कर सकते हैं जिसकी रजिस्ट्री नाबालिग के नाम से है? इसी मुख्य प्रश्न को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस 7 अक्टूबर 2025 के फैसले में डिसाइड किया गया है, जो के एस शिवप्पा बनाम श्रीमती के नीलम्मा 7 अक्टूबर 2025। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया गया कि न्यायालय की अनुमति के बगैर यदि कोई नाबालिग की संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो वो वाउडेबल होता है, शून्य करनी होता है। विधि अनुसार वो रजिस्ट्री शून्य होती है और उस नाबालिग को 2 तरीके के विकल्प उपलब्ध रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो अदालत में दावा लगाकर ही उन रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों को शून्य कराए। बालिग होने के बाद वो सीधे भी अपने कार्य और आचरण के द्वारा उसको निरस्त कर सकता है, जैसे कि इस मामले में हुआ था। इसमें जो नाबालिग थे जैसे ही बालिग हुए उन्होंने मां के साथ मिलकर डायरेक्ट संपत्ति को सेल कर दिया। वो अदालत में नहीं गए, ना कोई उन्होंने दावा मुकदमा लगाया। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनके इस आचरण को भी स्वीकार किया गया और उसको विधि अनुसार माना गया और उसमें बताया गया कि वो नाबालिग जो हैं इस प्रकार से उनके द्वारा जो रजिस्ट्री की गई थी तो विधि अनुसार की गई थी। और के एस शिवप्पा जो नाबालिगों से जिन्होंने बालिग हो गए थे उसके बाद जो प्लाट खरीदे थे उसी को विधि अनुसार मालिक माना गया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। इससे संबंधित जो कानून है उन पे भी मैं सर आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि ये बात मैंने आपको बता तो दी। और अब ये किस बेसिक ग्राउंड पर आधारित है, वो जो धारा 8 और धारा 6 है हिंदू संरक्षकता अधिनियम। धारा 8 में नैसर्गिक शक्तियां बताई गई हैं, धारा 6 में बताया गया है कि कौन नैसर्गिक संरक्षक होगा, माता पिता।
बेनामी जो संपत्ति होती है, जो है कि बेनामी संपत्ति का मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी के नाम से आप खरीदते हैं, भुगतान कोई और करता है। तो ब्लैक मनी, काला धन, भ्रष्टाचार की मनी, इस प्रकार से लोग उसको जमाने को दिखाने के लिए एक एक दूसरे का चेहरा सामने लाते हैं, जैसे कि नौकर, परिवार, मित्र, दोस्तों के नाम खरीद लेते हैं, भुगतान वो कर देते हैं ताकि उस ब्लैक मनी को बाद में व्हाइट मनी बनाया जा सके। तो इसीलिए बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1988 पारित किया गया। इसकी धारा 3 में बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं कि यदि कोई इस प्रकार का कार्य करते पाया जाता है तो 3 वर्ष तक की सजा, 2016 में अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, उसमें 7 वर्ष तक की भी सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन यदि कोई पिता अपने संतान, पत्नी, परिवार के लिए इस प्रकार की स्नेह और प्रेम रखते हुए और उसके नाम से संपत्ति खरीदता और भुगतान करता है तो वो बेनामी संव्यवहार के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ये परिभाषा में धारा 3 में सर दिया गया है। नेचुरल संरक्षक उसके माता पिता हैं, लेकिन माता पिता भी नेचुरल संरक्षक हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले में स्पष्ट बता दिया गया है कि बगैर न्यायालय की अनुमति के वो भी इस संपत्ति को विक्रय नहीं कर सकते। उन्हें न्यायालय से अनुमति लेना होगी, आवेदन लगाना होगा और नाबालिग के हितों में किस प्रकार से वो लाभकारी है उनको बताना होगा, तब कहीं जाके वो संपत्ति का विक्रय कर सकते हैं, जब न्यायालय अनुमति देगा। और यदि न्यायालय ने अनुमति नहीं दी तो आपके सामने 7 अक्टूबर 2025 का लेटेस्ट जजमेंट, जिसको हम ताजा फैसला भी कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मौजूद है। इसलिए आप ये गलती कभी ना करिएगा। आप समझ लीजिए, यदि आप एक क्रेता भी हैं तो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़ा ही उपयोगी वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपके लाखों करोड़ों रुपये डूब भी सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुन और समझ लिया तो आप आपके लाखों करोड़ों रुपये डूबने से बचा भी सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि यदि आपको इस कानून का ज्ञान है तो यदि कोई नाबालिग, आप जब रजिस्ट्री देखेंगे उसमें नाबालिग का नाम है और पिता अगर उसको बेचने आएगा तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ध्यान आएगा, इस मेरे वीडियो की बात आपको ध्यान में आएगी। यहाँ उसमें शेख जावेद वकील साहब ने 7 अक्टूबर 2025 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसले का हवाला देते हुए बताया था कि नाबालिग की जमीन है और न्यायालय की अनुमति के बगैर हम इसको नहीं खरीद सकते। तो आप उससे यही कहेंगे, विक्रेता से, कि श्रीमान जी आप पहले न्यायालय से अनुमति लेकर आएं और अनुमति लेटर हमें दें, वो इस रजिस्ट्री के साथ हम अपलोड करेंगे और उसके बाद ही फिर हम इसकी रजिस्ट्री हम करवाएंगे। ये गलती आप बिल्कुल ना करिएगा सर। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ये महत्वपूर्ण फैसला एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, ताजा फैसला। अगर आपने गलती कर दी और कल से खुदा ना खास्ता कोई विवाद उसमें उत्पन्न हो गया तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी भी सूरत में न्यायालय की अनुमति से नाबालिग के संरक्षक के द्वारा प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, अनुमति लेने के बाद ही बेची जा सकती है। आप इसमें एक चीज और निकल कर आई है, एक बड़ी महत्वपूर्ण और समझने वाली बात, कि नाबालिगों के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि वो अदालत में जाएं, दावा पेश करें और सालों मुकदमा लड़ें और फिर उसके बाद उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल करवाएं जो उनकी नाबालिग अवस्था में उनके पिता के द्वारा बेच दी गई थी। नो सर, सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ही आसान रास्ता दे दिया है कि उन्होंने जो बाद में रजिस्ट्री कराई वही सही तरीका है, वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसी के मामले में हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से दूंगा। ई बुक एक पीडीएफ है, उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। 199 रुपीज कीमत मेरे द्वारा उस ई बुक की रखी गई है। आगे की जानकारी मैं आपको इसी ई बुक के अंदर से दूंगा और उसके अंदर देने का मेरा मकसद भी यही है कि इस बहाने आप उसको देख लेंगे, सुन लेंगे और समझ लेंगे और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तब आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। आइए सर, मैं आगे की जानकारी आपको ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूँ। लेट्स गो सर। करने से पहले सर ई बुक से परिचय भी कराता चलूं मैं आपको। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं नाबालिग की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, यह ताजा फैसला क्या है। इसमें इसको अध्यायों में बांटा गया है सर, उन अध्यायों के नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अध्याय 1 में प्रस्तावना एवं कानूनी पृष्ठभूमि है, इंट्रोडक्शन एंड लीगल बैकग्राउंड। उसमें 5 वो उप विषय बताए हैं, जैसे कि सेक्शन 3 में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 और भी स्वयं अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अंतर, ये सभी डिटेल में बताया गया है। अध्याय 2 का नाम है, इसमें पिता द्वारा नाबालिग संतान के नाम संपत्ति खरीदने की वैधता क्या होगी। उसमें भी बहुत कुछ मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, अंदर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या पिता अपनी आय से नाबालिग के नाम जमीन खरीद सकता है। ये सभी बातें, बहुत कुछ इसमें है। के बालकृष्णन विरुद्ध के कमलम 2003 का फैसला भी है सर्वोच्च न्यायालय का, वो भी मैंने इसमें प्रिंट किया है। चूंकि यहाँ इसका जिक्र निकल आया है तो इस फैसले के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे मैं स्पेशल वीडियो तो मेरे चैनल पर बना चुका हूँ, लेकिन चूंकि ये भी नाबालिग से संबंधित है, हमारा जो ताज़ा फैसला उसकी ओर तो हम बढ़ ही रहे हैं।
तो उससे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसमें भी जो स्थिति थी इस मामले में बताया गया है कि नाबालिग बिना बोझ वाला दान स्वीकार कर सकता है। कैसा बिना बोझ वाला? यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को दान करता है कि मैं मेरी 5 बीघा जमीन या मेरा मकान या प्लाट इसको दान करता हूं एक नाबालिग को, और साथ में वो ये भी शर्त लगाता है कि मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा है तो ये नाबालिग अदा करेगा, तो ये बोझ वाला दान हो गया, तो वो नाबालिग को मान्य नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं किया हुआ माना जाएगा। लेकिन यही ये दान करता सभी शर्तें अगर हटा देता है और ये कहता है कि मेरा मकान या प्लाट या जमीन में नाबालिग को दान करता हूं, और ये बिना बोझ वाला दान है, इसमें कोई शर्त नहीं है, तो ये दान उसके द्वारा स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। यहाँ पे जो मामला था उसमें के बालकृष्णन और के कमलम, इन दोनों को इनकी मां ने एक संपत्ति दान की थी। वो संपत्ति उनको उनके नाना से विरासत में प्राप्त हुई थी, नाना से उनको प्राप्त हुई थी। वो संपत्ति का 1/8वां हिस्सा इन दोनों को उन्होंने गिफ्ट किया था 1945 में, और बराबर बराबर मालिक बना दिया था। और उसके 25 साल बाद उनकी मनोदशा में कुछ परिवर्तन आया 1970 के लगभग, और उन्होंने एक निरस्तीकरण डीड बनाकर उस दान विलेख को निरस्त करने का उल्लेख किया और वसीयत के जरिए सब कुछ उनकी बेटी कमलम को दे दिया। जब दान किया गया था 1945 में, जब बालकृष्णन की उम्र 16 वर्ष थी और कमलम की उम्र 4 वर्ष थी, और जब ये निरस्तीकरण विलेख लिखा गया 25 साल बाद, तो तकरीबन बालकृष्णन की उम्र हो गई थी 40 साल, और जो 4 साल की थी कमलम, उनकी उम्र हो गई थी लगभग 29 साल। इस अवधि में 25 साल की अवधि में कभी भी बालकृष्णन के द्वारा उसका अस्वीकार नहीं किया गया था दान पत्र को, क्योंकि माँ ही तो थी, और अचानक ये कंडीशंस पैदा हो गई। तो इसमें ये बताया गया था कि यदि एक बार दान स्वीकार कर लिया जाए तो उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। और अंत में ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस दान को ही वैध बताया, और ये बताया कि उनके अभिभावक के द्वारा भी स्वीकृति दी जा सकती है, प्रत्यक्ष आचरण से या कब्जा स्वीकार करके या उनके व्यवहार से किसी भी प्रकार से स्वीकृति दी जा सकती है, तो उसको विधि अनुसार वैध दान माना गया। लेकिन यदि जो सिटीजनशिप एक्ट 2007 है, उसमें एक 2025 का बड़ा लेटेस्ट फैसला उर्मिला दीक्षित विरुद्ध सुनील दीक्षित 2025 का है सर, मध्य प्रदेश का जबलपुर छतरपुर के उसमें है मामला ये। इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि गिफ्ट डीड कब रद्द की जा सकती है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, ये एकमात्र फैसला है जो लेटेस्ट है जिसमें गिफ्ट डीड को रद्द किया गया था दान पत्र को, वरना दान पत्र रद्द करना इतना आसान नहीं है सर। सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले हैं, ये वसीयत से हटके है। वसीयत में तो आप आसानी से निरस्त कर सकते हैं। आपने आज वसीयत लिखी, कल दूसरी नई वसीयत लिख दें और उसमें एक लाइन आप लिख दें कि पुरानी वसीयत में निरस्त करता हूं, ये अंतिम, ये नहीं मानी जाएगी, तो वो हो जाएगा। लेकिन दान पत्र एक बार स्वीकार होने के बाद खंडित नहीं किया जा सकता। ये के बालकृष्णन का जो फैसला है, जो मैंने आपको बताया, ये इसी पर आधारित है। लेकिन जो उर्मिला दीक्षित के मामले में था वो भी सर शॉर्ट में बता दूं मैं, आगे बढ़ने से पहले, चूंकि हमारा मकसद सीखना सिखाना है, नॉलेज बढ़ाना है। तो इसमें जो उर्मिला दीक्षित जो माँ थी, उन्होंने अपने बेटे को, सुनील दीक्षित को, एक मकान दिया था गिफ्ट के जरिए। बुजुर्ग हो गई थी महिला, उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा बुढ़ापे की लाठी बने और बुढ़ापे में उनकी देखभाल करे, और इसी सोच, उसी मंशा से उन्होंने वो दान उनके बेटे को किया। और साथ ही उसी दिन एक वचन भी लिया लिखवा के कि बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा और उनकी देखभाल करेगा, उसमें वचन भी दिया। लेकिन जैसे ही दान पत्र हुआ, तो वो जो बेटे थे उनके तेवर बदला गए, रंग रूप बदला गए, उन्होंने माता पिता से लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया, और यहाँ तक कि उनके तमाम संबंध ही खत्म हो गए, मतलब एकदम से माँ का दिल टूट गया। अब जैसे ही माँ का दिल टूटा, तो माँ ने एसडीएम जो वहां पे थे, वहां एक धारा 23 के तहत, जो सिटीजनशिप 2007 का अधिनियम है, उसके तहत एक आवेदन दिया कि दान पत्र निरस्त किया जाए, मेरी संपत्ति मुझे वापस लौटाई जाए। बहुत आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई माता जी उनकी। उनका आवेदन स्वीकार कर लिया, दान पत्र निरस्त कर दिया और वापस लौटाने का आदेश कर दिया। अब पुत्र जो थे, ये सुनील दीक्षित, ये यहाँ भी नहीं रुके, फिर वो अपील की उन्होंने, फिर अपील की, तो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया कि जो माता पिता के द्वारा जो संपत्ति दान की जाती है पुत्रों को प्रेम और स्नेह के कारण, तो उसमें उनकी ये भावना इम्प्लाइड होती है। भले ही वो दान पत्र में शर्त ना भी लिखें कि यदि पुत्र मेरी देखभाल नहीं करेगा तो दान पत्र निरस्त माना जाएगा, ये ना भी लिखी हो तो भी दान पत्र निरस्त किया जा सकता है।
और उन बुजुर्ग माता पिता को वापस दिया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस दान पत्र को निरस्त कर दिया। उन सुनील दीक्षित जो उनके पुत्र थे उनके द्वारा काफी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये मेरा वीडियो बड़ा लाभकारी है, जो इस प्रकार के हालात और परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वो यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक ये बड़ा महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि वो इस फैसले का लाभ वो इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जो इस फैसले में गाइडलाइन दी गई है, यदि उनकी भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही हैं तो वो भी मुकदमा लगाकर उनकी गिफ्ट डीड को निरस्त करवा सकते हैं। पहले आप वकील साहब से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर केस की परिस्थितियां और कंडीशंस अलग अलग होती हैं। वो आगे की गाइडलाइन आपको देंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर, अध्याय 3 में करा रहा हूँ सर आपको। अध्याय 3 में हम देखते हैं स्वामित्व और अधिकार आ गया। इसमें 4 में नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन और बिक्री आ गई, और इसमें बहुत कुछ लिखा है। 5 में नाबालिग के बालिग होने पर अधिकार और दावे, 6 में निष्कर्ष और सावधानियां, परिशिष्ट भी है, और इसमें चेतावनी भी है सर। चेतावनी का मतलब ये है कि एक ई बुक PDF है, ये आपके उपयोग के लिए है। आप इसको किसी भी अदालत में पेश नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, किसी भी सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते, थाने कचहरी में पेश नहीं कर सकते। इसको आप स्वयं पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा ले। इसके अंदर जो लॉ और कानून लिखे हुए हैं, उन लॉ कानूनों की किताब आप ले जाकर कोर्ट में जज साहब को दिखाएं। जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 से 129 है, तो आप बुक ले जाके दें। आप ये PDF है, ये आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों का खास तौर से कहना था कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका PDF आप जरूर बनाए। तो ये PDF में बना देता हूँ, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको ई बुक कहा जाता है, इसलिए मैं भी इसको ई बुक ही कहता हूँ। अब आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना भी सर इसमें दी गई है, और उसके बाद सर आता है हमारा मामला नाबालिग की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसमें जो कानूनी आधार है सर, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वामित्व का निर्धारण, ऑनरशिप। ऑनरशिप में तो सर वो नाबालिग ही ऑनर होगा जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वो ही मालिक माना जाएगा। गार्जियन तो सिर्फ उसकी देखभाल करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय से अनुमति लेने के बाद वो बेचेंगे। अगर वो पहला बेची तो वो विधि अनुसार मान्य नहीं होगा। अगर पिता अपनी स्व अर्जित संपत्ति से नाबालिग संतान के नाम जमीन खरीदता है और भुगतान भी खुद करता है, तो यह देखा जाता है कि उपहार, गिफ्ट या बेनामी लेन देन तो नहीं है। बेनामी लेन देन को जरूर जांचा जाएगा, क्योंकि धारा 2(9)A और धारा 3(1) बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की, यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे या पत्नी के नाम संपत्ति खरीदे और भुगतान स्वयं करे तो यह बेनामी नहीं मानी जाएगी, यदि खरीद स्नेहवश या पारिवारिक हित में किया गया हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए पिता द्वारा नाबालिग पुत्र के नाम खरीदी गई संपत्ति वैध है, और वास्तविक मालिक नाबालिग बच्चा होगा। चाहे आपने स्वर्जित संपत्ति से खरीदा हो या किसी से भी खरीदा हो, नाबालिग के नाम यदि खरीदा गया है तो नाबालिग मालिक होगा। पिता का क्या अधिकार होगा सर, पॉइंट 2 में धारा 6 हम देख लेते हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की है, जिसमें बताया गया है कि पिता नाबालिग पुत्र का प्राकृतिक संरक्षक होता है, नेचुरल गार्जियन जिसको हम कहते हैं वो होता है। और धारा 8(2) में बताया गया है कि वह नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, मैनेजमेंट, देखभाल कर सकता है, लेकिन बिना न्यायालय की अनुमति के संपत्ति को बेच नहीं सकता। कोर्ट परमिशन उसको लेना होगी, बिना कोर्ट परमिशन के नहीं बेच सकता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी यही बताया गया। तीसरा, अदालत की अनुमति के बिना बिक्री। यदि पिता ने कोर्ट की अनुमति के बिना नाबालिग की संपत्ति बेच दी तो क्या होगा, वह बिक्री कानूनी रूप से वाइड होगी, शून्य मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ए शिवप्पा विरुद्ध SMT के निलंबा, सिविल अपील नंबर 11342 ऑफ 2013, निर्णय दिनांक 7 अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि नाबालिग की संपत्ति पर संरक्षक द्वारा किया गया विक्रय या हस्तांतरण बिना कोर्ट अनुमति के अमान्य है, शून्य है, और नाबालिग वयस्क होने पर इसे रद्द कर सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई। और इसी में एक श्रीमती मानिकचंद विरुद्ध रामचंद्र 1981 टू SCC 80 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने लिख दिया, नाबालिग से संबंधित ही है। एक नॉलेज और जानकारी बढ़ाने के मकसद से इसमें बताया गया है कि यदि अनुबंध नाबालिग के लाभ के लिए किया गया है और नाबालिग के नाम से किया गया है अनुबंध, जैसे कि एक प्लाट मकान खरीदने का अनुबंध था 11,000 रुपए में, 1,000 रुपए बयाने पेटे भी दे दिए थे। उसमें क्रेता को नाबालिग रखा गया था और द्वारा संरक्षक बने थे उनके अभिभावक। अब वो जो विक्रेता था उसने इनको रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया, तो इनके द्वारा अदालत में मुकदमा पेश किया गया उसके अनुबंध के पालन का।
अब यहाँ सवाल ये उठा कि वो तो नाबालिग है, उनके नाम से संपत्ति का पालन नहीं कराया जा सकता अनुबंध का। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बताया कि यदि नाबालिग के नाम से भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस अनुबंध का पालन करवाया जा सकता है। इसमें सामने वाले जो वकील साहब थे उन्होंने आपत्ति भी ली कि एक बोझ वाला एग्रीमेंट है। बोझ वाले से मतलब ये है कि इसमें जो क्रेता नाबालिग है तो भुगतान उसी को करना होगा, ये लाइबिलिटी उसी पर आई। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया, उच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया कि ये बोझ वाला दान नहीं है, वो भुगतान उनके पिता ही करेंगे। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है नाबालिग से संबंध में। इसी को पूरी डिटेल के साथ सर मैंने इसमें लिखा है और निष्कर्ष भी है इसमें। अब हम आते हैं हमारे उस फैसले पे, जो हमारा मुख्य फैसला है, मैंने इसमें लिखा हुआ है। मैंने वीडियो, ये पूरा फैसला ही चल रहा है सर। अब मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में क्या, अच्छे से ही समझा रहा हूँ सर मैं। पूरी डिटेल मैंने जो इसमें लिखी है वही मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। मूल संपत्ति और नाबालिग बच्चे, ये 7 अक्टूबर 2025 का फैसला है सर हमारा। नाबालिग की संपत्ति के संबंध में ताजा और लेटेस्ट फैसला है ये। महादेवप्पा वडहल्ली बसप्पा के पुत्र शमनूर गांव में 2 साइट के मालिक थे, 42 बाय 30 फीट और 41.5 बाय 30 फीट। इन्हें सर्वे नंबर 113/2 और 114/1 से निकाला गया। ये प्लाट क्रमांक 56 और 57 के रूप में रजिस्टर्ड थे। रुदप्पा ने, जो इनके नाबालिग के पिता थे, 15/9/1971 को ये दोनों प्लाट अपने 3 नाबालिग पुत्रों महारुदप्पा, बसवराज और मुंगेशप्पा के नाम खरीदे। ऐसे सभी संयुक्त मालिक बन गए थे, मतलब उनके नाम खरीदे, रजिस्ट्री उन्हीं के नाम से कराई, गार्जियन ये बने और ये तीनों संपत्ति के मालिक बन गए थे। अब इसमें जो गार्जियन थे, उनके पिता थे, उनके द्वारा इसकी बिक्री कर दी गई। वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब मैं इसमें आपको पूरी सूक्ष्मता के साथ मुकम्मल जानकारी, वही जानकारी जो वीडियो के प्रारंभ में बताई थी, आपको दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा सर। पिता संरक्षक रुद्रप्पा ने प्लाट नंबर 6 को बिना कोर्ट की अनुमति के एएसआई बिदारी को बेच दिया। इसके बाद एएसआई बिदारी ने 31/1/1983 को इसे श्रीमती बी.टी. जयदेवम्पा को बेच दिया। ये प्लाट नंबर 56 का मामला हो गया। जब नाबालिगों में से 2 ने वयस्कता प्राप्त की, क्योंकि उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, 2 ही बचे थे उनके बेटे, तो उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर 3/11/1989 को प्लाट नंबर 6, जो पिता ने पहले बेच दिया था, इन्होंने के एस शिवप्पा को बेच दिया। उपरोक्त पंजीकृत बिक्री विलेख को आगे बढ़ाते हुए के एस शिवप्पा ने उस भूमि पर काम करना शुरू कर दिया, मकान बना लिया। चौथा पॉइंट है, प्लाट नंबर 57 के संबंध में विवाद था। रुदप्पा ने प्लाट नंबर 57 को 13/12/1971 को कृष्ण राव जी राव को बिना कोर्ट की अनुमति के बेच दिया। कृष्ण राव जी ने 17/2/1993 को इसे श्रीमती के नीलम्मा को बेच दिया। दूसरी ओर जीवित नाबालिगों ने वयस्क होने पर अपनी मां के साथ मिलकर निर्धारित समय के भीतर यह प्लाट संख्या 57 पहले वाले प्लाट नंबर 56 के क्रेता के शिवप्पा को बेच दिया। ये 5 लिखा हुआ है सर, मैं इसको एक अंक छूट गया था, ये मैंने बढ़ा दिया इसमें और इसको सेव कर दिया मैंने। के शिवप्पा को बेच दिया। तो अब के शिवप्पा के पास प्लाट नंबर 56 एक और प्लाट नंबर 57 दोनों आ चुके थे। उन्होंने कब्जा भी कर लिया, मकान भी बना लिया। अब मामला आगे बढ़ता है। निचली अदालत में गया मामला, तो श्रीमती बी.टी. जयदेवप्पा और श्रीमती के नीलम्मा ने अपने अपने प्लाटों के लिए केस दायर किए। ट्रायल कोर्ट ने नाबालिगों द्वारा वयस्कता प्राप्ति के बाद संपत्ति हस्तांतरण को वैध माना और कहा कि संरक्षक द्वारा, मतलब जो पिता के द्वारा की गई बिक्री वॉइडेबल थी। नाबालिगों द्वारा संपत्ति बिक्री से या वैध रूप से रद्द किया जा सकता है। तो उन्होंने ये माना कि जो नाबालिगों ने बालिग होने के बाद जो रजिस्ट्री कराई थी के शिवप्पा को, वही विधि अनुसार सही है, और जो पिता के द्वारा की गई थी बगैर न्यायालय की अनुमति के, वो विधि विरुद्ध थी, वो शून्य थी। ये न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने माना। हाई कोर्ट में सर मामला पहुंचा। हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में ट्रायल कोर्ट का निर्णय उलट दिया। तर्क क्या था सर इसमें कि नाबालिग ने वयस्कता प्राप्ति के बाद किसी भी समय पहले की गई बिक्री को चुनौती नहीं दी, इसलिए पिता संरक्षक द्वारा की गई बिक्री फाइनल मानी गई। नतीजा के एस शिवप्पा को नहीं बल्कि श्रीमती के नीलम्मा को प्लाट नंबर 57 का मालिक माना गया। यह हाई कोर्ट में मामला हुआ, ठीक उल्टा हो गया इसका। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला पहुंचा 7 अक्टूबर 2025 को जे पंकज मित्तल और जे प्रश्न बी वर्ले साहब के द्वारा इसको डिसाइड किया गया बेंच ने। और इसमें जो मुख्य प्रश्न था सर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको लाल से, ताकि आपको अलग दिख जाएगा ई बुक के अंदर। ये मैंने हाईलाइट किया सर। क्या नाबालिग को वयस्क होने पर पिता संरक्षक द्वारा की गई बिक्री रद्द करने के लिए कोर्ट में अलग से मुकदमा दायर करना आवश्यक है, या वह अपनी व्यवहारिक क्रिया कंडक्ट से भी ऐसा कर सकता है? ये एक प्रश्न पैदा हुआ। इसका जो निर्णय हुआ उसका सार में सर आपको बता देता हूँ।
हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की सेक्शन 8 के अनुसार। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है जो इस पूरे मामले को हमें समझने के लिए एक एक मील का पत्थर आप मान लें, एक बेसिक ग्राउंड मान लें इन धाराओं को, क्योंकि इसमें वो सभी चीजें पहले से ही दी गई हैं और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसाइड किया गया है तो वो बेसिक चीजें यही हैं सर, जो मुख्य कानून में किताबों में लिखी हुई है कि आर्ट में बताया है कि संरक्षक बिना कोर्ट की अनुमति के नाबालिग की संपत्ति नहीं बेच सकता। गिलामी लिखा हुआ है सर। ऐसा लेन देन वाइडेबल होता है ना कि वाइड। नाबालिग वयस्क होने पर इस लेन देन को या तो सिविल सूट दायर करके या साफ साफ कार्रवाई करके रद्द कर सकता है, जैसा कि इस मामले में किया गया। वाइडेबल ट्रांजैक्शन को कैसे रद्द किया जा सकता है? तो इसमें नाबालिग वयस्क होने पर खुद संपत्ति बेचकर या हस्तांतरण करवाकर पूर्व लेन देन को रद्द कर सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। कोर्ट में अलग से मुकदमा जरूरी नहीं है अगर वह स्पष्ट व्यवहारिक क्रिया से साबित होता है तो। इस मामले में नाबालिगों ने वयस्क होने पर प्लाट नंबर 57 को के एच शिवप्पा को बेचा। इसमें पिता द्वारा की गई बिक्री स्वतः रद्द मानी गई। श्रीमती के नीलम्बा का दावा असफल माना गया क्योंकि उसने विक्रेता किशोर राव राय का वैध टाइटल साबित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नाबालिग से पिता से खरीदा था और पिता ने अनुमति लिए बगैर बेचा था। निष्कर्ष क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया कि नाबालिग की संपत्ति पर संरक्षक द्वारा किया गया विक्रय या हस्तांतरण बिना कोर्ट अनुमति के वाइडेबल है, शून्य करनी है। वयस्क होने पर नाबालिग सिविल सूट दायर करके या अपनी स्पष्ट क्रिया से इसे रद्द कर सकता है। कोर्ट में अलग से मुकदमा दायर करना हमेशा जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु सर इसमें क्या है निकल के? नंबर 1 है, यह निर्णय नाबालिगों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करता है, नंबर 1। नंबर 2, नाबालिगों की संपत्ति पर संरक्षक के दुरुपयोग को रोकने का मार्ग प्रदान करता है। ये तो पिता ही थे सर। कई बार ऐसा होता है कि पिता नहीं होते हुए कोई और गार्जियन है, तो वो क्या सोचता है कि ये नाबालिग की करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या सूझ समझ पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी बेच के पैसा में रख लेता हूँ सब। तो ऐसे में उन नाबालिगों को ध्यान में रखा जाएगा, उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। ये सारे कानून बनाए इसलिए गए हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, चीटिंग ना हो, उन्हें लूटा ना जा सके और उनके हितों की रक्षा की जा सके, इसीलिए कानून सर बनाए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि खरीदार के लिए सावधानी क्या होगी इसमें कि नाबालिग से संपत्ति खरीदते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संपत्ति का हस्तांतरण वैध है और नाबालिग ने वयस्क होने पर इसका अधिकार स्वीकार किया है। फैसले की विवरणिका भी सर इसमें मैंने लिखी है और इसको मैंने इंग्लिश में भी सर प्रिंट किया है फैसले को, आप देख रहे हैं ये। और उसके बाद फिर सर हमारा यहाँ से होता है अध्याय 1 चालू, प्रस्तावना, जिसमें जो है कि सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 को मैंने इसमें लिखा है, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया है। और उसी प्रकार से पिता का संरक्षक तो प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, तो सेक्शन 6 सेक्शन 8 ये पूरी डिटेल में सर मैंने इसमें बताया है। और स्वअर्जित और पैतृक संपत्ति का अंतर भी इसमें मैंने कॉलम में लिखा है, थोड़ी जानकारी सर उसकी भी मैंने दी है इसमें। पिता द्वारा जो है कि नाबालिग संतान के नाम संपत्ति खरीदने की वैधता खरीद सकता है सर, वो बेनामी संव्यवहार में भी नहीं आएगा, लेकिन मालिक वही रहेगा, नाबालिग ही। और सेक्शन में जो कानूनी आधार हैं, ये सभी कुछ चीज़ें सर इसमें मैंने डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 29A, इसके बारे में भी सर इसमें बताया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये सभी में स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ। ये अध्याय 4 में नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन और बिक्री, धारा 8 और 6 जो है मैंने आपको बताई थी कि वो पिता के द्वारा ही किया जाएगा। वो उनका नेचुरल संरक्षक है लेकिन वो बेच नहीं सकता, न्यायालय की अनुमति से इसको बेचना होगा। और मानिक चंद्र एवं अन्य बनाम रामचंद्रन सन चोरी राज 8 मई 1980 का फैसला है। ये सर्वोच्च न्यायालय का वही फैसला है सर जो एग्रीमेंट पर आधारित है। उसे नाबालिग के आगे रख के एग्रीमेंट किया था तो उसका पालन अदालत में करवाया जा सकता। तो ये सभी कुछ जानकारी है, अंत में डिस्क्लेमर भी है। तो ये सर नाबालिग की संपत्ति से संबंधित पहले भी मैंने सर वीडियो बनाए तकरीबन 7 या 6 महीने पहले, और तकरीबन 8 या 10 वीडियो बनाए सर जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे एक व्यूवर्स का भी सवाल था, उसी सवाल से निकलकर एक और वीडियो निकल कर आ गया। पिछला मैंने वीडियो बनाया है कि यदि पिता अपनी स्व अर्जित संपत्ति से नाबालिग के नाम कोई प्लाट जमीन खरीदता है तो उसमें पिता का क्या हक होगा, उस संपत्ति का मालिक कौन होगा? तो उस संपत्ति का मालिक नाबालिग होगा। पिता का क्या हक होगा
पिता सिर्फ गार्जियन की हैसियत से उसकी देखभाल करेगा। जब पुत्र बालिग होगा तो संपत्ति का पूर्ण हक प्राप्त करेगा। पूर्ण हक तो उसका है ही, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम, पिता का नाम भी संरक्षक के रूप में हटके उसका लिखा जाएगा। वो उसको बेचने का पूरा अधिकार होगा। गार्जियन सिर्फ देखरेख करेगा, बगैर न्यायालय की अनुमति उसको नहीं बेच सकता। न्यायालय की भी अनुमति वो लेगा तो उसको न्यायालय को बताना होगा कि ये उस अवयस्क के लिए किस प्रकार से लाभकारी है, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई में किस तरीके से लाभकारी है, बेचना आपको उसमें बताना होगा। तो ये सर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। कुछ दान पत्र से रिलेटेड तकरीबन अभी 10 वीडियो मैंने बनाए सर। दान पत्र रद्द कैसे किया जा सकता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 126 में वो परिभाषा दी गई है कि उसमें दान पत्र में यदि शर्त लिखी है कि हाँ ये शर्त के पूरा ना होने पर दान पत्र रद्द किया जा सकता है तो रद्द किया जा सकता है। और भी उसमें कुछ 5 उसको तरीके से मैंने उसमें आसान तरीके से समझाया उस वीडियो में, वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और उसकी लिंक ई बुक की भी उसी वीडियो के नीचे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। कई बार हमारे सामने नोटरी वकील साहब के सामने भी, मेरे सामने भी कई बार ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अचल संपत्ति की नोटरी की जा सकती है, क्या अचल संपत्ति की दान की नोटरी की जा सकती है। तो इसमें सर अचल संपत्ति के दान की नोटरी नोटरी वकील साहब कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में चल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। आप देख लें उठा के 1908 में धारा 17 को, और यही बात बताई गई है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 में भी, कि चल संपत्ति को मौखिक तरीके से भी बेचा जा सकता है या कब्जे के परिधान द्वारा, या आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। उसमें आपको ये भी उसमें लिखा हुआ है संपत्ति अंतरण अधिनियम में, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि नकदी, जेवर, सोना चांदी हुए, मोबाइल हुए, मोटरसाइकिल हुई, ये जो भी संपत्ति है जिसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे चल संपत्ति, जिसे हम मूवेबल संपत्ति भी कहते हैं, कहा जाता है। इमूवेबल संपत्ति, अचल संपत्ति, उसको स्थावर संपत्ति भी कहा जाता है। उगती फसलें, काष्ठ, घास, ये सब जो है कि ये स्थावर संपत्ति में नहीं आते हैं, क्योंकि इनको काट के अलग किया जा सकता है। तो जैसे कि जमीन, मकान, प्लाट, ये सब स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषा दी गई है। इन सब पे सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। वसीयत से लेके भी तकरीबन 50 वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नोटरी से रिलेटेड भी तकरीबन 50 वीडियो से ऊपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम, इनसे भी रिलेटेड कई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और मेरे व्यूवर्स के मैं सवालों को भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उस पर आपकी समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई वीडियो बनाऊं मैं। लेकिन कई बार उन सवालों के जवाब ढूंढने में, उन कानूनों को देखने और समझने में कुछ वक्त लग जाता है। तो जहां तक मुझसे बन सकता है जिन लोगों के सवाल मैं आपको दे देता हूँ। और इसी प्रकार से आज के वीडियो में भी मैंने आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी है। 7 अक्टूबर 2025 का लेटेस्ट फैसला जो है के एस शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती नीलम्मा, 7 अक्टूबर 2025 का सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि नाबालिग की संपत्ति यदि उनके पिता के द्वारा, जो नेचुरल गार्जियन होते हैं, न्यायालय की अनुमति के बगैर विक्रय किया जाता है तो वो विक्रय शून्य होगा। वो विक्रय से क्रेताओं को कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होंगे। और जब वही नाबालिग बालिग होंगे और उस संपत्ति को दोबारा बेचेंगे तो उनके द्वारा बेचा गया विक्रय ही सही माना जाएगा। इसलिए आप क्रेता भी सावधान हो जाएं और विक्रेता भी सावधान हो जाएं। कई बार विक्रेता को भी पता नहीं रहता है, कई बार क्रेता को भी पता नहीं रहता है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप इस बात को देख लें, सुन लें और समझ लें। और यदि आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप चेक कर लें उसको कि यदि वो नाबालिग की है तो आप उसमें न्यायालय की अनुमति अवश्य लें, वरना ये आपकी संपत्ति जो आप उसको पेमेंट करेंगे वो उलझटे में पड़ जाएगी, आपका पैसा डूब भी सकता है सर। कई बार ऐसा भी होता है कि विक्रेता ने पैसा लिया और उसने उसकी आवश्यकताओं में खर्च कर दिया। अब उसके पास पैसा ही नहीं बचा आपको देने के लिए। अब वो ये कहेगा मैंने तो संपत्ति बेच दी, इधर अदालत का ये फैसला आप देख रहे हैं, आप वो जो है कि ट्रांजेक्शन शून्य मान लिया गया, तो आपका तो पैसा डूब गया है सर। फिर आप उसमें बाद में उस पर दावा लगाएंगे कि मेरा पैसा मुझको वापस दिलाया जाए अदालत से। सालों आपको कानूनी लड़ाई लड़ना होगी, वकील साहब से मिलना होगा, अदालत में दावे लगाना होंगे। तो बेहतर है सर आप इन सब चीज़ों को सचेत और जागरूकता के साथ आप देखें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको यही जानकारी दी और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।